हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। अब आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस के 2022, 23 और 21 के क्वेश्चंस जो कि साइंस के पूछे गए हैं, साइंस एंड टेक के पूछे गए हैं। साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके एग्जाम में। 15 टू 20 क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, और इसमें हम वही साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, दैट इज डीडीटी। जो डीडीटी जो है ये बहुत ही बड़ी मात्रा में भारत में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे हम देखें सब मॉस्क्यूटोज जो हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब यही मॉस्क्यूटोज जो हैं आगे चलकर डेंगू और मलेरिया का कारण बनते हैं, तो इसीलिए इनको कम करने के लिए कई बार जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत सारा यहाँ पे डीडीटी का छिड़काव करते हैं। ऑल दो बहुत सारी कंट्रीज़ में डीडीटी जो है उसको बैन किया गया, बट इंडिया जैसी कंट्री में, ट्रॉपिकल कंट्री और सब ट्रॉपिकल कंट्री में यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि डीडीटी क्या है, तो डीडीटी इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutant. So it is a synthetic pesticide that does not break down easily in the nature. तो ये एक सिंथेटिक पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है जिसको ईजिली जो है नेचर में बायोडिग्रेड नहीं होता है, जैविक तरीके से ये अपशिष्ट इसका नहीं होता है। इट परसिस्ट इन द सॉइल एंड वाटर फॉर ईयर्स, एक्यूमुलेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है लंबे समय तक मिट्टी में और जो पानी है उसके बीच में काफ़ी सालों तक बना रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इट मैग्नीफाइज थ्रू दी फूड चेन एंड कॉजिंग एनवायरमेंटल हार्म। तो ये फूड चेन में जैसे ही एंटर करता है आगे से आगे बायो मैग्नीफाई होता रहता है और उसके कारण ये इन्वायरमेंटल हार्म भी करता है। हेंस इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पे जो आंसर जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल, जितने भी ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको पीओपीज कहते हैं एनवायरमेंट में, सो ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं पीओपीज, ये आगे से आगे एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एक्यूमुलेशन के साथ इसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ये बायो एक्यूमुलेशन करते रहते हैं। बायो एक्यूमुलेशन के बाद जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बायोलॉजिकली मैग्नीफाई होते हैं, उसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो ये बायो मैग्निफिकेशन का भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि दीज आर दी बायो एक्यूमुलेंट्स एंड दी बायो मैग्निफिकेंस। नेक्स्ट, थर्मोडाइनमिकली विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो कार्बन की यहाँ पे सारी फॉर्म दे रखी है, कोल है, फुलरेंस है, ग्रेफाइट है और डायमंड है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे थर्मोडाइनिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है दैट इज ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट इज अ थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो है ज़्यादातर ये थर्मोडाइनमिकली यहाँ पे स्ट्रांग रहता है और इसमें जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो सभी के सभी, इट मीन्स इट हैज़ द लोएस्ट गिव्स फ्री एनर्जी अमंग द ऑल एलोट्रॉप्स। तो इसमें गिव्स फ्री एनर्जी जो है बाकी सभी एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन में सबसे कम है। डायमंड और फ्लोरेंस की अगर हम बात करें, दे आर लेस स्टेबल एंड कैन कन्वर्ट टू ग्रेफाइट ओवर द सर्टेन कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम डायमंड और फ्लोरिन की बात करें तो ये कम स्टेबल हैं और इनको ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है कुछ एक टेम्परेचर कंडीशन में रखकर। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो जो हमारे पास कोल यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, कोल जो है मिक्सचर है कार्बन के कंपाउंड का, बट ये प्योर फॉर्म में नहीं होता। सो ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन थर्मोडायनेमिकली। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन जो है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, और ग्रेफाइट इसका आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जिसको एलपीजी कहते हैं या फिर जिसे आप कहते हैं प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन से घटक हैं, सबसे ज़्यादा घटक कौन सा इसमें पाया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन की कॉम्पोजिशन ज़्यादा होती है। सो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस इज methane, which is typically makes about 80 to 90% of the composition. Methane is a simple hydrocarbon and highly combustible, making it a key fuel resource. तो अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा रहती है वो रहती है मीथेन की, CH4 की। टिपिकली अगर हम देखें तो 80 से 90% इसमें मीथेन ही पाया जाता है। मीथेन जो है एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, दैट इज CH4, और ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। इसमें जो फ्यूल रिसोर्स है सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इसके अलावा और जो कंपोनेंट पाए जाते हैं नेचुरल गैस में वो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो कि जो कि एक बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में पाए जाते हैं। तो CH4 सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद इथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन यहाँ पे पाया जाता है। हेक्सेन और बेंजीन आर नॉट फाउंड इन दी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द नेचुरल
कार्बन। तो हेक्सेन और बेंजीन तो इसमें पाया नहीं जाता, ब्यूटेन छोटी मात्रा में पाया जाता है, मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दस मीथेन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। तो प्राथमिक रूप से अगर देखा जाए सबसे मेन जो घटक है जो कि प्राकृतिक गैस में पाया जाता है, मेन कंपोनेंट जो कि प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस में पाया जाता है, दैट इज मीथेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिलियस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज। इससे कौन सी बीमारी होती है बेसिलस हेमोफिलस से? सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेनिंगाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। तो ये जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, HIV, दैट इज़ अ बैक्टीरियम नॉट अ वायरस, ये एक बैक्टीरिया है, राइट। और ये प्राइमरली बैक्टीरियल मेनिंगाइटिस जो है बच्चों में और छोटे जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उसमें फैलाता है। इससे निमोनिया भी हो सकता है, एपिग्लोटाइटिस भी हो सकता है, सेप्टिसेमिया भी हो सकता है। और मेनिंगाइटिस जो है इट इज़ द मोस्ट सीरियस कॉमन disease in the children. Despite its name, it does not cause influenza, which is caused by the influenza virus. तो ये यहाँ पे बच्चों में मेनिंगाइटिस जो है उसका काम करता है। सो इसलिए इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज फोटोकेमिकल स्मोग ऑलवेज कंटेन्स। तो फोटोकेमिकल स्मोग में क्या पाया जाता है? तो फोटोकेमिकल स्मोग जब स्मोक फॉग के साथ मिलता है तो ये स्मोक बनाते हैं। सो व्हेन एवर देर इज अ मिक्सिंग ऑफ स्मोक विद फॉग, ये बनाता है फॉग। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ओजोन है ये फोटोकेमिकल स्मोक में पाए जाते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट विद पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, volatile organic compounds in the atmosphere. This reaction produces ozone. तो जब भी कुछ एक प्रदूषक जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में जाकर ऐड होता है एटमॉस्फेयर में, तो इससे ओजोन गैस बनती है। ओजोन एट ग्राउंड लेवल इज हार्मफुल एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ओजोन जो है ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है और इसके कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, श्वसन क्रिया से रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे बीमारियाँ इससे फैलती हैं। मिथेन, फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम आयंस आर नॉट टिपिकली कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो मिथेन, फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम आयन जो है इसके पार्ट नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओजोन इज प्रेजेंट इन दी फोटोकेमिकल स्मोक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें से सबसे ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? तो ग्लास बॉटल ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एल्यूमिनियम फॉइल ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक कप्स ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज आंसर नंबर डी, दैट इज वूल। ऊन जो है ये नेचुरल फाइबर है जो कि एनिमल्स जैसे कि भेड़ या शीप में से लिया जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, जीव हमारे पास जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो इसको ब्रोक डाउन कर सकते हैं, अपशिष्टन कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। ग्लास बॉटल, प्लास्टिक कप्स, एल्यूमिनियम फॉइल ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ये डीकम्पोज नहीं हो सकते एनवायरनमेंट में जब तक इनको प्रॉपरली पैरालिसिस प्रोसेस के थ्रू खत्म नहीं किया जा सके। सो यहाँ पे जो आंसर है बायोडिग्रेडेबल का दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन? किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक जो पानी में जल प्रदूषण है वो यहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है? तो इसका आंसर सिंपल, दैट इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो दिस इज वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर नेचुरल आर्सेनिक कंटेमिनेशन इज दी इन द ग्राउंड वाटर। ज़्यादातर यहाँ पे जो भूजल है बांग्लादेश में, वहाँ पर ज़्यादातर आपको नेचुरली जो है आर्सेनिक जो है इसका प्रदूषण देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादातर आर्सेनिक इनकी सॉइल में जो है वो पाया जाता है। तो सॉइल के साथ जब ग्राउंड वाटर के साथ जब ये आर्सेनिक मिक्स हो जाता है तो उससे आर्सेनिक में जो है ये प्रदूषण देखने को मिलता है। इससे स्किन डिजीजेज होती हैं, त्वचा रोग होते हैं, इससे कैंसर होता है और बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम से अभी जूझ रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक पोल्यूशन या वाटर कंटेमिनेशन दैट इज इन दी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। सल्फा ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग? सल्फा ड्रग जो है ये किस प्रकार की यहाँ पे दवाई है, इसको यूज किया जाता है? तो दिस इज अ एंटी बैक्टीरियल। और आंसर नंबर डी, सल्फा ड्रग और सल्फोनेमाइड is an antibacterial drug that inhibit growth of bacteria by interfering into the ability to synthesize folic acid. So ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये स्किन के ऊपर इस एंटीसेप्टिक को यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक जो है इसको पेन के लिए यूज़ किया जाता है, एंटीपायरेटिक जो है उसको फीवर के लिए यूज़ किया जाता है, बट सल्फर ड्रग जो है ये एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होती है। तो इसका आंसर है आंसर इज डी। अब यहाँ पे पूछा है नॉट करके,
कि नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, तो बायोमास एनर्जी सोर्स का यहाँ पे कौन सा सोर्स नहीं है। तो बायोमास की अगर हम बात करें तो कोल भी बायोमास है, गोबर भी बायोमास है, वुड भी बायोमास है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये बायोमास सोर्स नहीं है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, तो बायोमास की अगर हम बात करें, बायोमास एनर्जी वो होती है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से आती है, चाहे वो प्लांट से हो, एनिमल से हो, या किसी वेस्ट मटेरियल से हो। जितनी भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो आपकी सारी की सारी बायोमास एनर्जीज रहती हैं। बट अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो ये जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल से, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, इससे बनाया जाता है और बायोलॉजिकली नहीं फॉर्म होता। इसलिए अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है यहाँ पे बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। तो इसका आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर, पॉइंट नंबर बी। इसमें से कौन सी नेचुरल गैस नहीं है, तो जहां पे भी नॉट लिखा हो, नॉट करेक्ट लिखा हो, इनकरेक्ट लिखा हो, उसको प्रॉपर ध्यान देना है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। सो ग्रीन हाउस गैसेज ऐसी गैसेज होती हैं जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है, बट आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देती, राइट। और ये हीट बजट को मेंटेन करके रखती है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्गन जो है ये यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। सो ये ग्रीन हाउस गैस जो है हीट को ट्रैप करके रखती है एटमॉस्फेयर में, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग भी इसका कारण बनता है एक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आर्गन जो है ये एक नॉबल गैस है, इनर्ट गैस है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जाता है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, दैट इज आर्गन। सो ये हमने अभी 10 क्वेश्चन जो हैं इसमें डिस्कशन किया है यूपीपीसीएस के साइंस एंड टेक या साइंस जनरल साइंस के कुछ एक क्वेश्चन। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।